माँ बाप या नौकर। नमन ऑफिस में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लग रहा था। आज वह बहुत खुश था। और खुश हो भी क्यों ना। 2 साल के इंतजार के बाद आज उसे भारत वापस जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी जो मिल गई थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे जल्द से जल्द काम निपटाकर अपने घर जाना चाहता था और अपनी पत्नी ईशा को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। उसने फोन पर यह खुशखबरी ईशा को नहीं सुनाई थी, क्योंकि वे ईशा को अपने सामने ही यह खुशखबरी सुनाना चाहता था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि ईशा को भी भारत वापस जाने की बेकरारी नमन की तरह ही बहुत ज्यादा थी। नमन ने ऑफिस का काम निपटाकर टैक्सी ली और सीधा घर गया। नमन जब घर जाता है तो ईशा हैरान होकर पूछती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तो नमन कहता है कि खुश क्यों ना हूं, एक खुशखबरी जो है। ईशा उत्सुक होकर पूछती है, कौन सी खुशखबरी। तो नमन ईशा के हाथ अपने हाथों में पकड़कर खुश होकर कहता है, मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है और हम भारत जा रहे हैं। ये सुनकर ईशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी में नाचने लगती है। ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ईशा उत्साहित होकर कहती है, मैं भी मम्मी को फोन कर रही हूँ और अभी बता रही हूँ कि हम इंडिया आ रहे हैं। तभी नमन ईशा को रोक देता है और कहता है, रुक जाओ ईशा, अभी किसी को फोन मत करो। हैरान होकर पूछती है, क्यों। तब नमन कहता है, ईशा, मैं माँ और बाबा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। हम बिना बताए जाएंगे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था और कहीं जाता था और जब मैं वापस आता था तो माँ और बाबा की आंखों में जो चमक और खुशी होती थी, वह मैं अब फिर से देखना चाहता हूँ। माँ और बाबा की आंखों की वे चमक देखे हुए एक अरसा हो गया। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपने माँ बाबा के लिए हमेशा बच्चा ही रहूंगा। मुझे अचानक देखकर माँ और बाबा को जो खुशी होगी, वह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जैसे आज मैंने तुम्हें देखा है नाचते हुए। अगर मैं फोन पर तुम्हें सब कुछ बता देता तो मुझे ये तुम्हारा डांस देखने को नहीं मिलता ना। ईशा हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ये बात तो ठीक है कि उनको हमें अचानक सामने देखकर जो खुशी होगी वह बताकर जाने में नहीं होगी। तब नमन आगे कहता है, ईशा, मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे बाबा हैं। वह मेरे भगवान की तरह हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन में जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी और बाबा के पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वे कुछ ना कुछ करके मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करते थे और मुझे वह चीज़ ला कर देते थे। मेरे बाबा को संगीत का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता तो गुनगुनाने लगते। उनके पास संगीत का बहुत सा संग्रह था। उसमें से एक हारमोनियम भी था, जिसे पिताजी बहुत प्यार से रखते थे। बार बार उसको साफ करते, बार बार उसको देखते रहते थे। लेकिन उस वक्त मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा जब वह हारमोनियम पिताजी को मेरी फीस भरने के लिए बेचना पड़ा। उस दिन मुझे पूरी रात भी नींद नहीं आई जब मैंने पिताजी को अपनी इतनी प्रिय चीज को मेरे लिए बेचते देखा। लेकिन मैंने उस दुकानदार को बोल दिया था कि यह हारमोनियम मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। मेरे माँ और बाबा ने हमारे लिए बहुत सी परेशानियां उठाई, हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मुझे अच्छे संस्कार दिए। तभी तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे माँ और बाबा की बदौलत ही हूँ। मेरा मन करता है ईशा कि मैं अपने माँ बाप को दुनिया की तमाम खुशियाँ दूँ, दुनिया की तमाम ऐश और आराम की चीज़ें अपने माँ बाप के कदमों में ला कर डाल दूँ। मैं मरकर भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकता। पता है ईशा, मुझे बचपन में अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार बाबा ने मेरे बाल कटा दिए और मैंने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। मैंने जमीन में लेट लेट कर रो रो कर बुरा हाल कर दिया। तब बाबा अपने भी बाल कटाकर आ गए कि लो बेटा, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो गया हूँ, अब तो नहीं रोओगे ना। ये सब ईशा बहुत खुश होकर और ध्यान से सुन रही थी। ईशा कहती है, आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं ना। नमन खुश होकर कहता है, हाँ ईशा, मैं माँ और बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। 2 साल हो गए हैं हमें यहाँ लंदन आए हुए। अब तो बहुत याद आ रही है माँ बाबा की, अपने घर और हिंदुस्तान की। जो बात हमारे हिंदुस्तान की है वह पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आप ठीक कह रहे हैं नमन,
हमारा हिंदुस्तान सबसे निराला है। जब तक हम वहाँ थे तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं था, लेकिन अब हम हिंदुस्तान से दूर हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा हिंदुस्तान कितना महान है। तो ठीक है नमन, हम बिना बताए जाएंगे। मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। ईशा भी नमन की बातों से सहमत होकर कहती है, ठीक है ईशा, तुम पैकिंग का काम संभालो और मैं जिसके लिए जो भी गिफ्ट्स लेना है वह लेकर आता हूँ। ये बातें करके ईशा और नमन खुशी खुशी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नमन की पत्नी ईशा भी अपने पति की ही तरह थी और अपने सास और ससुर को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। और 2 दिन बाद नमन और ईशा खुशी खुशी हिंदुस्तान के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नमन टैक्सी करता है और नमन और ईशा टैक्सी से घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही नमन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो नमन की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। नमन की आंखों के आगे अपने माता पिता जिसे वह हंसता खेलता छोड़कर गया था, ऐसा ही उन दोनों का मुखड़ा उसकी आंखों के सामने था। नमन घर के गेट में खड़े होकर ईशा से कहता है, देखना ईशा, अब मुझे देखकर मेरे पिताजी खुशी से उछल पड़ेंगे। नमन अपने हाथों से धीरे धीरे गेट खोलता है। जैसे ही गेट खुलता है नमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नमन देखता है कि उसकी माँ उसकी आंखों की ठंडक फर्श पर बैठी हुई पोछा मार रही है और सासम सास हो रही है। नमन और ईशा की आंखें फटी रह जाती हैं। नमन के हाथों से बैग्स नीचे गिर जाते हैं। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे ही एक कदम आगे और बढ़ाता है तो देखता है उसके प्यारे बाबा, जिन्हें वह अपना हीरो मानता है, अपना आदर्श मानता है, जिन्हें वह भगवान के समान मानता है, उसके वही पिता टॉयलेट में बैठे टॉयलेट धो रहे हैं और उनके कपड़े भी भीग रहे हैं। नमन के माता पिता अपने काम में इस कदर लीन थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि घर के अंदर कौन आया है। नमन पहले अपनी माँ को नीचे फर्श से उठाता है और उनकी सूरत देखता है। मेरा बेटा नमन, मेरे जिगर का टुकड़ा, तू कब आया? नमन की माँ चौंक कर पूछती है और खुशी के कारण रोने लगती है और नमन को अपने सीने से लगा लेती है। ये सुनकर जल्दी से पिताजी भी टॉयलेट से बाहर आते हैं और खड़े होकर सहमी और प्यार भरी नजरों से अपने बेटे नमन को देखने लगते हैं। नमन दौड़कर अपने पिताजी के पैर छूकर गले लग जाता है और बहुत रोता है। पिताजी भी बहुत रोते हैं। नमन अपने पिताजी को सोफे पर बिठाता है और खुद नीचे बैठ जाता है। अपने पिताजी के हाथों को पकड़ता है तो पिताजी के मुंह से आहा निकलता है। नमन पिताजी के हाथों को देखता है तो उसके आंसू पिताजी के हाथों पर गिर जाते हैं। सूर्यवीर जी के हाथों में छाले पड़ रहे थे। काम करते करते उनके बूढ़े हाथों में जंगे जंगे से कट लगे हुए थे। नमन अपने पिताजी के हाथों को चूमता है और अपनी आंखों से लगाता है। बाप बेटे के प्यार के इस पल में ऐसा महसूस हो रहा था मानो 10 दीवारें भी इसी पल के इंतजार में थी। किसी ने कुछ कहा सुना नहीं, बस आंखों ही आंखों से सब बातें हो रही थी। आंखों ने ही आंखों की हर बात समझ ली थी। माँ बाप और बेटे का वो प्यार देखकर ईशा का दिल भी भर भर कर आ रहा था। दोनों माँ बाप अपने बेटे से लिपट कर रो रहे थे। एक तो 2 साल बाद मिलने की खुशी और एक अपने माँ बाप को इस हालत में पाकर नमन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। ईशा भी आकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। ईशा भी अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर रोई जा रही थी। नमन को किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। वह कहता है, माँ, पिताजी, आज मैं अचानक आया तो आपको इस हाल में देखा। चेतन और उसकी पत्नी ना जाने और कितने काम आपसे कराते होंगे, और जो मैं हर महीने रकम भेजता हूँ वो कहाँ जाती है? मैं इसलिए तो भेजता हूँ ताकि आप दोनों सुखी जीवन बिता सको, लेकिन ये जीवन तो कांटों भरा है, नर्क समान है। मुझे बताओ, आप और क्या क्या काम करते हो? पहले तो माँ पिताजी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, लेकिन नमन के जोर देने पर माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो काम नहीं किए वो भी अब करने पड़ते हैं। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो घर के कामों की आदत है।
लेकिन बेटे, बहू के होते हुए भी तुम्हारे पिताजी को नौकर की तरह काम करने पड़ते हैं। चेतन पूरा दिन इधर उधर धक्के खाता फिरता है। जवान बेटे के होते हुए घर के सारे काम तुम्हारे बाबा ही करते हैं। सिलेंडर भरवाना, बाइक धोना, सब्जी लाना, राशन लाना, इसके अलावा घर के सभी कामों को भी तुम्हारे बाबा ही देखते हैं। और जो हर महीने तुम रकम भेजते हो उसे भी चेतन उड़ा देता है। कुछ भी काम धंधा नहीं करता। घर के खर्चे भी तुम्हारी भेजी हुई रकम से ही पूरे होते हैं। सूर्यवीर जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और रो रहे थे। वो कहते भी तो क्या कहते, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो कोई क्या करे। सूर्यवीर जी ने दोनों बेटों को एक जैसी परवरिश दी थी। एक बेटा अपने बाप से इतनी मोहब्बत करता था और एक बेटा अपने बाप से नौकरों की तरह काम लेता था। तभी वहां नमन का छोटा भाई चेतन और उसकी पत्नी चारू बाहर से वहां आ जाते हैं। वो दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे। नमन और ईशा को देखकर चेतन और चारू चौंक जाते हैं। चेतन नमन के पास आता है और खिसियाते हुए पूछता है, भैया आप कब आए? नमन चेतन के जोरदार थप्पड़ लगाता है और अपने भाई चेतन का गिरेबान पकड़ लेता है। वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। नमन चेतन को कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से ये सब करवाने की? चेतन अनजान होकर पूछता है, कैसा काम? मैंने तो कोई काम करने को नहीं कहा मम्मी पापा से। इन्हें तो खुश हो गए ये सब करने का, तो हम क्या करें? हम तो मना करते हैं, और कर भी लिया तो क्या, खाते पीते सोते नहीं है क्या इस घर में? नमन गुस्से में कहता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे देवी देवता समान माता पिता की तूने ये हालत बना दी। क्या इसी दिन के लिए मैं माँ पिताजी को तेरे पास छोड़कर गया था कि तू इनसे नौकरों की तरह काम ले? तेरी परवरिश में क्या कमी की थी इन्होंने, जो तू इन बूढ़ी जान से ऐसे काम ले रहा है? तुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, इतना बड़ा किया, इन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने खिलाया है। और जो हर महीने मैं पैसे भेजता हूँ उसको भी तू माँ पिताजी के हाथ नहीं लगने देता। मैं तेरे ऊपर केस करूँगा। तुझे जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा करने से बाकी बच्चों को भी सबक मिलेगा जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। नमन के गुस्से का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। चेतन इससे पहले कुछ बोलता, नमन चेतन का गिरबार पकड़कर दो चार और जड़ देता है। चेतन को ऐसे पिटते हुए देखकर चारू भी बोल पड़ती है, तो क्या हो गया, इन्होंने काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ये काम नहीं करने के तो क्या मैं काम करूंगी? मैं नौकरानी बनकर रहूंगी इनकी? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही ईशा चारू को एक जोरदार चांटा खींच कर लगाती है और कहती है, जिस घर में तू खड़ी है ना, उस घर के मालकिन ये हैं। जब तू इस घर की नौकरानी नहीं बनना चाहती है तो इस घर में रह क्यों रही है? कहीं और जाके रह, घर की मालकिन बनकर रहेगी, लेकिन बिना सास ससुर की सेवा किए। इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। हाँ, तुम मालिक बन सकती हो, लेकिन अपने पति के कमाए हुए पैसों की और अपनी पति के कमाए हुए पैसों से बनाए हुए घर की। ससुर की मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाए हुए घर की तुम मालिक नहीं, उसकी मालिक हमारी माँ जी हैं। तू सिर्फ एक शादी के बंधन में बनते ही इस घर की मालकिन बन जाएगी। ये चाहें तो तुझे अभी घर से बाहर निकाल सकते हैं। तुझे सिर्फ अपने अधिकारों का पता है, अपने सास ससुर के अधिकारों का नहीं पता है। बाहर निकल कर देख, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, और तुम्हें माता पिता मिले तो तुम उनकी ये हालत करती हो। ईशा की ये सब बातें सुनकर चारू सख्ते में आ जाती है। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वे शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। इधर नमन चेतन को टॉयलेट में डाल देता है और उसे धोने के लिए कहता है। चेतन अपनी नाक अपने हाथों से ढक लेता है। नमन चिल्लाकर कहता है, अब धो इसे। चेतन धोता है तो उसे उल्टी लग जाती है। चेतन रोने लग जाता है। नमन चेतन को माँ पिताजी के पैरों में डाल देता है। चेतन अपने माँ पिताजी से भी माफी मांगता है और कहता है, मैं पापी बेटा हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे थे। जिस टॉयलेट में मुझसे खड़ा ना हुआ गया, उस टॉयलेट को मैं आपसे धुलवाता था। मैं अपने बचपन की भड़ास निकालने के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करता था।
आप दोनों ने हमेशा मुझसे ज्यादा भैया से प्यार किया है। और चारू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भी रोने लगती है और माँ पिताजी से माफी मांगती है। चेतन और चारू की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर रमा जी और सूर्यवीर जी उन दोनों को अपने पैरों से उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, माँ बाप के लिए उनकी सब औलाद बराबर होती है। माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। तुम दोनों मेरी आंखों के समान हो और इंसान अपनी आंखों में कैसे भेदभाव कर सकता है। मैं जितना प्यार नमन से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। अब चेतन भी अपने पापा के हाथों को देखकर बहुत रोता है, उन्हें चूमता है और कहता है, आज के बाद से इन हाथों को और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैंने इन हाथों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब नहीं। यह हाथ काम के लिए नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के लिए हैं। सूर्यवीर और रमा अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं और सभी बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। नमन अपने आंसू पोंछता है और दौड़ा दौड़ा गेट से अपने बैग्स उठा कर लाता है और सबके गिफ्ट सबको देता है। जब चेतन को नमन गिफ्ट देता है तो चेतन रूठ कर बोलता है, भाई, आज तूने मेरी खूब ठुकाई कर दी। कुछ कम ही कर देता और टॉयलेट में भी फेंक दिया मुझे। मेरे शरीर का कोना कोना दुख गया। नमन चेतन को बाहों में भर कर कहता है, अरे भाई, अगर तुझे बचपन में ही कान के नीचे झापट दिया होता तो आज इस ठुकाई की नौबत ना आती। चेतन किलस जाता है। नमन हंसने लगता है। फिर दोनों भाई हंसी मजाक करने लगते हैं। बाकी सब भी हंसने लगते हैं। ईशा भी जब चारू को गिफ्ट देती है तो चारू कहती है, भाभी, आपने भी कसर बाकी ना छोड़ी आज तो। ईशा कहती है, ये डोज आपकी सेहत के लिए जरूरी था चारू, तभी तो कुछ बातें पल्ले पड़ती। चारू भी अपना गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है और कहती है, भाभी, चांटे का दर्द डायमंड रिंग पाकर छुमंतर हो गया। और सब हंसने लगते हैं। जब नमन अपने पापा को गिफ्ट देता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नमन अपने पापा के लिए वही हारमोनियम लाता है जिसे उसके पिताजी ने नमन की फीस के लिए बेच दिया था और दुकान के बाहर खड़े होकर देखा करते थे और पैसे ना होने के कारण उसे फिर से खरीद नहीं पाते थे। उस हारमोनियम को देखते ही अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगे। फिर नमन अपने पापा को संगीत सुनाने को कहने लगा तो सूर्यवीर जी हारमोनियम अपने आगे रखकर ऐसा गीत गाते हैं कि सब उसी में खो जाते हैं और उनके सुर से सुर मिलाकर गुनगुनाने लगते हैं। ईशा और चारू खड़े होकर नृत्य करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह नमन का परिवार खुशियों का संसार बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ।